तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, हाउस होल्ड इन्वेंट्री, स्टॉक है, चार ऑप्शन है आपके पास कि स्टॉक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम है, या फिर ए एंड बी दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसमें हम देखें तो हाउस होल्ड इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री है तो स्टॉक है, इट मींस स्टॉक और फ्लो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। स्टॉक मींस क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि आपके मनी बैंक में कितने पैसे हैं, तो वो क्या है, स्टॉक। अब उसमें आप कितने पैसे हर महीने ऐड करते जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने मनी बैंक में, तो वो क्या है, फ्लो। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या है, स्टॉक। और अगर किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि आपने कैपिटल, आपने अपना बिजनेस शुरू किया और आपने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई, तो ये क्या है, स्टॉक, क्योंकि कैपिटल आप एक बार लगाते हो। लेकिन अगर मैं कैपिटल की जगह आपको यहाँ पे दे दूं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हर साल प्रोड्यूसर बिजनेस में करता है, वो नई मशीनें खरीदता है, या फिर जो भी इन्वेंट्री है उसको परचेज करता है। तो जो कैपिटल है वो क्या है, स्टॉक, और जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, फ्लो। अगर मैं कहूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट को आप कैसे मेजर करते हैं कि हमारा एक साल का एक्सपोर्ट कितना था, या हमारा एक महीने का एक्सपोर्ट कितना था, यानी कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हम ये तो नहीं मेजर करते ना कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, फ्लो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज, तो ये क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा कि अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए, तो स्टॉक है। अब इसमें जितना भी एडिशन होगा कि हर महीने आप जितने भी पैसे, फॉर एग्जांपल 10,000 हर मंथ आप डिपॉजिट करा देते हो, तो ये क्या है, जो ये आप डिपॉजिट करा रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो। तो जो हमारी सैलरी है फॉर एग्जांपल, स्टॉक है या फ्लो है, हर महीने आती है, तो वो क्या है, फ्लो। अगर मैं कहूँ कि पानी की टंकी में पानी है, तो वो क्या है, स्टॉक। लेकिन पानी की टंकी में हर मिनट कितना पानी उसके अंदर जा रहा है, या अगर हम टैप खोलते तो कितना पानी बाहर निकल रहा है, वो क्या है, फ्लो। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मनी सप्लाई क्या है, तो मनी की सप्लाई हमने मीनिंग में पढ़ा था कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जीडीपी की या हमारे नेशनल प्रोडक्ट की, तो वो क्या है, देखो हम जब भी डिफाइन करते हैं हमारे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो हम एंड में क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मींस कि हमारी जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, ये हमारे क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो भी इन्वेंट्री है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हाउस होल्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, कि हाउस होल्ड के पास कोई भी चीज उसने परचेज की, उसको यूज नहीं किया, तो वो स्टॉक उसके पास है। तो इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक। अकाउंट्स में तो आप इन्वेंट्री के लिए मोस्टली वर्ड ही यूज करते हैं, स्टॉक। तो इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है कि स्टॉक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये भी करेक्ट है। देखो अगर प्रोड्यूसर का स्टॉक है तो उसको तो हम इंक्लूड करते हैं, फार्म का जो स्टॉक है, क्योंकि हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड में भी और एक्सपेंडिचर मेथड में भी। तो अगर यहाँ पे होता फार्म्स इन्वेंट्री, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। लेकिन हाउस होल्ड जो इन्वेंट्री है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। जब भी हाउस होल्ड ने ये चीज खरीदी थी, तो उसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, तो उसको हम इंक्लूड कर चुके हैं।
तो अब हम इसको जो इन्वेंट्री है हाउस होल्ड इन्वेंट्री विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो हमारा आंसर होगा ए एंड बी कि ये स्टॉक भी है और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो स्टॉक और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कि कैपिटल क्या है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो है। अब प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? अगर हम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का मेजरमेंट करें तो हम ये करेंगे कि एक महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ या एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारी क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक और फ्लो जो है ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। किसी भी एग्जांपल में अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल। अब नेक्स्ट एक डाउट है, सपना ने पूछा है जो उनसे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहली बात तो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस अनएंडिंग फ्लो, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजल ऑफ इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर। तो अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर into different sector of the economy. तो सर्कुलर फ्लो क्या है कि जो भी ये तीन एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, ये एक सर्कुलर में एज इट इज कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। इनका कहीं भी कोई बिगनिंग, कहीं भी कोई एंड गिवन नहीं है, और एक कॉन्टिन्यूअस एक सर्कल में चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर among different sectors of the economy, कि विदाउट एनी बिगनिंग और विदाउट एनी एंडिंग, इनका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, कॉन्टिन्यूअसली एक सर्कल में एज इट इज ये चल रहे हैं। कि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का बाय परचेजिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, ये फर्स्ट फेज है। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने जो भी प्रोडक्शन किया है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करेगा, उसके पास मनी आएगा, तो जो रेवेन्यू उसके पास आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट फैक्टर्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम जनरेट हो जाती है, ये सेकंड फेज है। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा आता है वो उसको खर्च कर देता है ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल ऑफ इनकम, और वापस से फिर ये पैसा चला जाता है प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर फिर से हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज परचेज करता है, हायर करता है और प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का। और ये जो एक्टिविटीज है ये कॉन्टिन्यूअस एक सर्कल में कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, और ये तब तक चलेंगी जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब तक ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तब तक प्रोडक्शन होता रहेगा। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोलते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ चीजें अज्यूम करके चल रहे हैं। वैसे तो देयर आर फोर सेक्टर्स इन एवरी इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो इसकी कुछ अजम्पशन है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मींस कि बाहर की जो अदर जो इकोनॉमीज हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी क्लोज इकोनॉमी है, यानी कि 2 सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। और हम इसमें ये भी मान के चल रहे हैं, वैसे तो क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर,
लेकिन हम ये स्टडी कर रहे हैं सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में, जो 2 सेक्टर, तो इसमें हमारा 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसकी अजम्पशन है कि हमारी जो इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। सेकंड अजम्पशन की गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है। थर्ड हमारी जो अजम्पशन है, देयर आर नो सेविंग्स, कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि अगर सेविंग्स हो जाए तो उस केस में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो खर्चा करेगा वो कम करेगा, और कम करेगा तो फिर प्रोड्यूसर के पास कम पैसा जाएगा, वो कम प्रोडक्शन करेगा। तो इसीलिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर आर नो सेविंग्स। और इसमें जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है, इसमें हम जितना भी प्रोडक्शन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको हम वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं, कि वैल्यू एडिशन बाय ऑल द सेक्टर्स इक्वल टू आइडेंटिकल, ये 3 हम लाइन यूज करेंगे। आइडेंटिकल किसके इक्वल है? इनकम जनरेशन के, और इनकम जनरेशन आइडेंटिकल है एक्सपेंडिचर की, यानी कि जितना प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा सेम वही ट्रांसफर हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के पास, और हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितना पैसा आएगा एज इट इज वो खर्च कर देगा ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि जितना वैल्यू एडिशन है आइडेंटिकल है इनकम जनरेशन के, और इनकम जनरेशन आइडेंटिकल है एक्सपेंडिचर के, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से हमें एक तो पता चलता है 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम जनरेशन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। और जो भी 3 मेथड है इनके अलग अलग नाम भी हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए कि वैल्यू एडिशन का क्या क्या दूसरे नाम है, इनकम मेथड के कौन से नाम है, एक्सपेंडिचर मेथड के कौन से नाम है। सेकंड जो क्वेश्चन जो डाउट था आपका वो है, एक टेबल आपकी बुक में गिवन है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं। तो जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें तो हम इंक्लूड करते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, whether it is produced by normal resident और whether it is produced by non resident। सिर्फ हमारी जो बाउंड्री है, हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जिसमें हमारा जो जियोग्राफिकल जो हमारा फ्रंटियर है या टेरिटोरियल वाटर है, हमारी जो भी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स है, आर्मी फोर्सेस है अदर कंट्रीज में, या हमारे जो शिप्स चलते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, या हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो चलते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो उनसे जो भी इनकम हमारी जनरेट होती है वो हमारी पार्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का, यानी कि डोमेस्टिक इनकम का। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मींस इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। तो उस केस में हमें क्लासिफाई करना होगा कि कौन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, किसके इनकम को हम इंक्लूड करेंगे और किसके इनकम को नहीं करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले तो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को हम क्लासिफाई करें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम डोमेस्टिक इनकम को जब नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेटवर्क तो हो गया, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट कौन से हैं? फैक्टर इनकम यानी कि वही 4 कंपोनेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के जो कंपोनेंट है, फर्स्ट हमारा हो गया कंपनसेशन, यानी कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है जो दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो जो भी वहां पे इनकम अर्न करेंगे वो हमारे यहाँ पे ऐड होगी नेशनल इनकम में। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट मीन्स कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है फॉरेन में और वो उसने रेंट पे दे रखी, तो उससे जो भी इनकम होगी वो रेंट है। ऐसे ही कोई पैसा बाहर उधार दे रखा है, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, या बाहर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने, तो उनका जो प्रॉफिट होगा। तो फैक्टर इनकम में वही हमारे 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड हमारा है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मींस
कि ऑपरेटिंग सरप्लस के हमारे 3 पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का सारा हिस्सा है जो है वो इंस्टीट्यूशन डिवाइड नहीं करते, वो उसमें से कुछ हिस्सा अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के जो कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें अगर कोई भी इंडियन है, देखो वैसे तो नॉर्मल रेजिडेंट की 2 कंडीशन है कि कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो, सिटीजन मींस कि जो जिस कंट्री में पैदा हुआ है उसकी सिटीजनशिप तो उसको पैदा होते ही मिल जाती है बाय बर्थ, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। 2 कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन किसी भी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए रहता है, प्लस में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है जहां पे वो 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए रहा है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता या दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें से पहला आपका है कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज। अब एम्बेसी किसकी है, फॉरेन की। इंडिया में जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी किसी की भी एम्बेसी हो, यूएसए की है या चाइना की है या पाकिस्तान, किसी की भी है, पाकिस्तान की है। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यूएसए की एम्बेसी हमारे यहाँ पे, तो यूएसए की एम्बेसी में जो भी इनकम जनरेट होगी वो किसका पार्ट है, यूएसए की डोमेस्टिक इनकम का, क्योंकि वो पार्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। लेकिन अब जो ये फॉरेन की जो एम्बेसी है, इसमें अगर हमारे इंडियंस काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे एम्बेसी है यूएसए की, उसमें जो हमारे इंडियंस काम करेंगे तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के। ऐसे ही जो भी फॉरेन एम्बेसी है, जो ये फॉरेन एम्बेसी है, अगर इसमें फॉरेनर्स काम करते हैं तो किसके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, फॉरेन के, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्योंकि जो फॉरेन एम्बेसी है ये डोमेस्टिक टाइप्स तो में तो इंक्लूड होगी, फॉरेन की यानी कि जिस कंट्री की है उसी की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, लेकिन इसमें जो इंडियंस जो काम करेंगे वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के, क्योंकि वो इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही अपनी इनकम को खर्च करते हैं। ऐसे ही जो फॉरेन की एम्बेसी है, इसमें जो फॉरेनर्स काम करेंगे, जो इसकी एम्बेसी है, इसमें अगर जो फॉरेनर्स काम करते हैं, अगर वो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में ही रहते हैं और हमारी दोनों कंडीशन को पूरा करते हैं, तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के ही है, तो वो फॉरेन के। लेकिन अगर वो किसी भी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं लेकिन रहते हैं हमारे इंडिया में 1 साल या 1 से ज्यादा टाइम के लिए, और प्लस में अपनी यही सेविंग करते हैं, यही कंजम्पशन करते हैं, यही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो किसका पार्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कि हमारा जो इंडियन पर्सन है जो इंडिया में ही रहता है तो यहीं पे वो सारा खर्चा करेगा, वो तो उसका नॉर्मल रेजिडेंट है ही। लेकिन अगर फॉरेन कोई फॉरेनर है तो उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई फॉरेनर भी है और वो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो उस केस में वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन अगर जो फॉरेनर्स हैं वो काम करते हैं इंडिया की एम्बेसी में, इंडिया की एम्बेसी फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी है कनाडा में, तो उस केस में हमारी जो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है, कनाडा या फिर यूएसए में। अगर हम कहें फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि यूएसए है, तो जो भी हमारी जो एम्बेसी है किसकी है, इंडिया की है, कहाँ पे, यूएसए में। तो यूएसए में जो भी फॉरेनर्स काम करेंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन रेजिडेंट, क्योंकि हमारी एम्बेसी यूएसए में है, यूएसए में यूएसए के ही लोग काम कर रहे हैं, तो वो दोनों कंडीशन वही सेटिस्फाई करेंगे, वो 1 साल या 1 से ज्यादा टाइम के लिए वही रहेंगे और अपने पैसे को वही खर्च करेंगे। एम्बेसी किसकी है, इंडिया की, लेकिन इंडिया में तो नहीं है ना, कहाँ पे है, यूएसए में।
तो उसमें वहां के जो लोग काम करेंगे वो किसके होंगे, हमारे नॉन रेजिडेंट होंगे और यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इंडियंस वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडियंस वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है। तो उस केस में इसमें अगर हमारे इंडियन काम करते हैं तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हमारे इंडियंस काम करते हैं, तो वो जो इंडियंस है वो ऑर्डिनरी कहाँ रिसाइड करते हैं, इंडिया में ही रहते हैं और यहीं पे अपनी सारी कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के। अब अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अगर ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर इंडियन काम करते हैं तो वो किसके हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, तो जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। लेकिन अगर साथ में लिखा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, क्यों है तो फॉरेन के, लेकिन वो हमारे इंडिया में ही रह रहे 1 साल या 1 से ज्यादा टाइम के लिए और अपनी सारी सेविंग्स कंजम्पशन जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहीं पे करते हैं, तो उस केस में उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। लेकिन अगर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो फॉरेनर्स काम करते हैं वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो उस केस में वो क्या होंगे, हमारे नॉन रेजिडेंट, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें कि हमारा जो एम्बेसडर है, जो हमारी एम्बेसी में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अदर कंट्रीज में, तो वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट है, वो विदेश में जाएगा, कभी कभी वहां पे रहेगा, लेकिन वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का ही। ऐसे ही अगर एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि यहाँ पे जो भी यूएसए की एम्बेसी है, जापान की एम्बेसी है या पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसमें जो भी उन कंट्रीज के जो एम्बेसडर आएंगे वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, यानी कि इंडिया के लिए वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो भी फॉरेनर्स काम करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे और इंडिया के लिए वो क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का क्या है, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर साथ में आपको गिवन है कि डब्ल्यूएचओ में कोई फॉरेनर काम कर रहा है और हमारे इंडिया में ही रहता है, इस डब्ल्यूएचओ की जो ब्रांच है इंडिया में है, वो इंडिया में रहता है और यही किस जो दोनों कंडीशन है वो पूरी कर रहा है, यहीं पे सेविंग कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस केस में वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट। The study of economic problems at individual level। तो क्या मैक्रो में भी हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, कि मैक्रो में हम वैसे तो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, लेकिन फिर भी हम अलग अलग की भी तो स्टडी करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर है फॉर एग्जांपल, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, या जो सर्विस सेक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे माइक्रो में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो लेकिन उसमें भी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, लेकिन साथ ही साथ मैक्रो में भी हम कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी भी स्टडी करते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर है अगर उसकी भी स्टडी करते हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर अगर है तो उसकी भी स्टडी हम करते हैं। एक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमिक एजेंट से रिलेटेड,
कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली इकोनॉमिक एजेंट होते हैं इंडिविजुअल्स जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एजेंट है वो हमारे हैं इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल जैसे सेबी है, आरबीआई है, जो हमारी फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन आरबीआई लेता है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए। एक फर्स्ट चैप्टर में से आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेट डिप्रेशन 1929 वाला, कि उसमें जो भी यूएसए की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो कितनी डाउन आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोई भी वो आपको एग्जांपल दे सकते हैं और आपको क्लासिफाई करने को बोल सकते हैं कि इसमें से आप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड बताओ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फाइनल जो और इंटरमीडिएट जो गुड्स है, फाइनल गुड्स हम कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी फाइनल गुड है, कौन सी इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड्स कंज्यूमर की जितनी भी गुड्स हैं, सारी गुड्स उसकी फाइनल है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर की जो गुड्स है उसको हमें क्लासिफाई करना पड़ता है इंटरमीडिएट और फाइनल में। तो प्रोड्यूसर की जो फिक्स्ड एसेट है वो तो क्या होगी? फाइनल। और प्रोड्यूसर जो भी रॉ मटेरियल परचेज करता है, यानी कि कोई भी किसी भी चीज को यूज करता है एज ए रॉ मटेरियल, या फिर किसी भी चीज को परचेज करता है फॉर रीसेल पर्पस, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, और जो इंटरमीडिएट गुड है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूं कि अ बुक परचेज बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? कंज्यूमर, हाउस होल्ड में आएगा वो। तो कंज्यूमर जो भी खर्चा करेगा वो क्या है? फाइनल, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। अगर मैं कहूं अ पेपर इज परचेज बाय अ स्टूडेंट, तो फाइनल गुड है, इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन अगर पेपर इज परचेज बाय अ पब्लिशर, तो पब्लिशर के लिए पेपर क्या है? अब प्रोड्यूसर के केस में हमें चेक करना है कि उसकी फाइनल है, कंज्यूमर की तो सारी फाइनल है। प्रोड्यूसर के केस में हमें चेक करना है कि वो फिक्स्ड एसेट अगर उसकी है तो फाइनल है, और अगर वो उसको यूज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल या फिर रीसेल के लिए परचेज कर रहा है तो वो उसकी क्या है? इंटरमीडिएट। तो अगर कोई भी पेपर इज परचेज बाय प्रोड्यूसर या पब्लिशर तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट, और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी फर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, या अपने वर्कर्स को वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, या फिर कोई भी फी पे कर रही है लॉयर को, ऑडिटर को, अकाउंटेंट को, मैकेनिक को, तो वो क्या है? उसके इंटरमीडिएट उसका कंजम्पशन है। या फिर जैसे ग्रोसरी शॉप है, वो जो भी राइस, व्हीट या जो भी कुछ परचेज करती है, शुगर, वो क्या है? अपने लिए अगर यूज करे, जैसे फॉर एग्जांपल टी स्टॉल है, अगर टी स्टॉल वाला अपने लिए चाय बनाए तो उस चाय में उसने जो भी दूध या शुगर, जो भी चाय पत्ती जो यूज की है वो क्या है? फाइनल। लेकिन अपने कस्टमर के लिए जब वो चाय बनाता है तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। अब जैसे मान लो जो शॉपकीपर है, शर्ट खरीदी, कोट खरीदा, तो वो क्या है? उनका इंटरमीडिएट, क्योंकि वो शर्ट कोट सब खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर वो उसको सेल करेंगे। कंज्यूमर के केस में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है हाउस होल्ड की, कि हाउस होल्ड जब भी इंटरेस्ट लेता है, जब भी लोन लेता है, तो लोन पे वो इंटरेस्ट की पेमेंट करता है। तो अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया जाता है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। यानी कि अगर हाउस होल्ड ने कोई भी लोन लिया और लोन पे वो इंटरेस्ट पे करेगा तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि कंज्यूमर या हाउस होल्ड जब भी लोन लेगा तो कंजम्पशन पर्पस के लिए